अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हमारी सुबह का आगाज़ हमारे वक्त से ही होता है, बल्कि हमारे सोने से लेकर हमारे जागने तक वो एक वक्त होता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है और वो कीमती वक्त होता है। चाहे वो आपके सोने की टाइमिंग्स हों, चाहे वो आपके जागने की टाइमिंग्स हों, आपके किसी काम करने की टाइमिंग्स हों, वो बड़ी कीमती होती हैं और उन टाइमिंग्स का इस्तेमाल जो होता है उसी हिसाब से भी आपको करना पड़ता है। और वक्त हमेशा कीमती होता है, कभी भी वक्त ऐसा नहीं होता कि कीमती ना हो या जिसकी कदर ना हो या जिसको आप लगे कि यार ये वक्त नहीं है। मगर हाँ, हमारी लेज़ीनेस होती है, बहुत सारे मामलात में हम लेज़ीपन कर जाते हैं। हम कर जाते हैं कि भाई हमें चले आज नहीं, थोड़ी देर बाद, अभी मुझे ये काम कर लेंगे, अभी मुझे वो काम कर लेंगे, फिर इसके बाद मैं ये काम करूँगा। जब हम अपने कीमती वक्त का दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे तमाम काम एक तो टाइमली निमट जाते हैं, वक्त पर ही निमट जाते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जब हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते या अपने वक्त की कदर नहीं करते तो हम बड़े बड़े नुकसानात जो हैं उनको हमें फेस करना पड़ता है। और नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि वक्त की कदर की जाए। और ख़ास तौर पे कीमती वक्त, किसी को काम करने का जो वक्त होता है, आपके सोने का वक्त होता है, आपके जागने का वक्त होता है, आपके स्टडी का वक्त होता है, ऑफिस आने का वक्त होता है। जैसे कि मैं अगर टाइमली ऑफिस नहीं आऊँगी तो आपके सामने सुबह सवेरे पाकिस्तान में किस तरह से नज़र आऊँगी, या हमारी टीम अगर टाइमली ऑफिस में वापस नहीं आएगी या टाइमली हमें चीज़ें तैयार करके नहीं देगी, मज़े मज़े की चीज़ें, तो सुबह सवेरे पाकिस्तान में वो हम आपके साथ कैसे शेयर कर पाएंगे। तो हम सब लोगों को अपने कीमती वक्त का बड़ा एहसास होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए दिन भर की ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें जो है वो लेकर आएँ ताकि आप लोगों का सारा दिन बहुत अच्छा सा गुजर सके। और आपका जो कीमती वक्त है, जब आप सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो वाकई रोज़ाना की बुनियाद पर आपका कीमती वक्त होता है जो आप सिर्फ हम लोगों के लिए निकालते हैं। तो उस कीमती वक्त को हम भी उसका एहसास करते हैं, आप लोगों को भी एहसास होता है। इस वजह से हम आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें लेकर आते हैं सामने। तो कोशिश करें कि जो वक्त आपके पास मुयस्सर है वो आपका कीमती वक्त है, उसकी कदर करें और टाइमली अपने सारे काम आप निपटा सके ताकि आराम से आप किसी भी नुकसान से बच सके और आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हो। इस अच्छी बात के साथ ही अच्छे मौसम की तरफ भी मैं चलूँगी। मौसम के हवाले से आजकल मेरा मूड भी बड़ा खुशगवार रहता है क्योंकि मुझे पता है अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे और मौसम और भी ज़्यादा हसीन होता जाएगा, मज़ेदार होता जाएगा। इसके साथ साथ मौसम की जब मैं बात करूंगी तो आज मैं ख़ास तौर पे कुछ ऐसे लोग भी आपके सामने लेकर आऊँगी। और ख़ास तौर पे जब जैसे ही सितंबर एंड होता है, अक्टूबर का आगाज़ होता है, पंजाब समेत जितने भी दूसरे शहर हैं, हम कोशिश करते हैं कि पंजाब के अलावा भी बात कर सकें और आपको बता सकें कि माहौल में क्या क्या चेंजिंग्स जो हैं वो आने वाली हैं। मौसम खुशगवार तो होता है मगर जो चेंजिंग्स आ रही होती हैं वो हमें बीमार भी कर सकती हैं और उनसे हमें बचना कैसे है। मगर उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले एक तो दिन भर के मौसम का अहवाल आपको बताया जाए, मगर इसके साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बन सकती है माहौल से रिलेटेड वो भी आपके साथ शेयर की जाए ताकि उसमें अगर उस माहौल को बेहतर करने में आप लोग अपना हिस्सा डाल सकें तो आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। और हिस्सा डालने की ज़रूरत है, एक बाकायदा तौर पे कैंपेन स्टार्ट की जाए या फिर एक बाकायदा तौर पे आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड किया जा सके, आप तक इंफॉर्मेशन दी जा सके कि माहौल में क्या क्या चेंजिंग्स आने वाली हैं। चेंजिंग्स के ऊपर तो मैं बात करूँगी इंशाल्लाह, मगर इससे पहले आज जो सारा दिन में चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे मौसम हो सकता है, वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम आपको बता देते हैं कि लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 24 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अच्छा, इस्लामाबाद में तो मौसम जो था वो बड़ा ही हसीन था कल, और आज की जो सूरत हाल है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस्लामाबाद में आज भी मौसम अच्छा रहेगा, कम से कम दर्जा हरारत तो 23 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अच्छा, इस्लामाबाद के बाद अभी कराची की सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। कराची का दर्जा हरारत क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 28 है और ज़्यादा से ज़्यादा 37 डिग्री तक जाएगा। और आज जो सनी डे है थोड़ा कराची में दिन भर मौसम कुछ गर्म रहेगा। कराची के बाद एज इट इज़ हम पेशावर शहर का रुख करते हैं और पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं। पेशावर में आज सारा दिन में कम से कम दर्जा हरारत तो 24 रहेगा, हाँ मगर इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन भर मौसम यहाँ पर भी गर्म ही रहेगा।
लिहाज से व्हाट अबाउट कोयटा? कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि दिन भर मौसम गर्म रहेगा, लेकिन किसी भी वक्त एक्सपेक्टेशंस हैं कि मौसम बेहतर हो सकता है कोयटा के दर्जा हरारत को देखते हुए। जो मौसम है ये तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, लेकिन मौसम में सबसे ज़्यादा जो अमल दखल होता है, सारा दिन मौसम की तो बात होती है, मगर इसके साथ साथ इस मौसम में जब हम कोई चीज़ परचेज करने चाहते हैं तो हमारा पारा हाई हो जाता है। और वैसे भी कुछ दिनों से पूरी आवाम का पारा हाई चल रहा है, वो किसी भी सूबे से बिलोंग कर रही हो, किसी भी सूबे से बिलोंग कर रही हो, किसी भी शहर से बिलोंग कर रही हो, किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ की परचेजिंग के लिए, किसी भी चीज़ की ख़रीदारी के लिए, ग्रॉसरी के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, मेडिकेशन के लिए, किसी चीज़ के लिए भी लेने के लिए अगर बाजार में जा रही है तो देख के उनका पारा हाई हो जा रहा है। और पारा हाई होने की वजह यह है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, एकदम से चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। हम कुछ भी लेने के लिए जाते तो हमें अंदाज़ा होता है कि जो चीज़ 10 रुपये में आ रही थी अब वो आपको 25 रुपये में मिल रही है, 30 रुपये में मिल रही है। जो आप रोटी 5-10 रुपये में ले रहे थे वो रोटी अब महंगी हो गई है। मगर ये सारे शहरों की सूरत हाल है, किसी भी एक शहर को हम ब्लेम नहीं कर सकते कि सिमिलरिटी कहीं पर एक जगह पर रखी गई है, बल्कि हर शहर, कराची हो, पेशावर हो, फैसलाबाद हो, लाहौर, कोई भी, कोयटा हो, किसी भी जगह में ये सूरत हाल मौजूद है। अभी जो महंगाई की शरह चल रही है उसमें प्याज, टमाटर, चिकन, दालें, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। मगर ये महंगाई किस हद तक, किस रेशो से आगे बढ़ी है, इसके लिए हम आपके साथ शेयर करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि इन्फॉर्मेशन बताएंगे। लाहौर से हमारा नुमाइंदा होगा, कराची से, पेशावर और कोयटा से। सबसे पहले नुमाइंदा लाहौर सुहेब शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और सुहेब से जान लेते हैं। सुहेब, घर में एक वक्त था कहा जा रहा था कि अगर गोश्त महंगा हो गया दालें बना लें। आप तो दालें और घरेलू अशिया की चीज़ें हैं जिनके मुतालिक नॉलेज लेके हमारे सामने मौजूद हैं, तो दालों और घरेलू अशिया की चीज़ों में कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है प्राइसेस के अंदर? जी बिल्कुल, अगर महंगाई की बात की जाए तो पिछले एक साल के दौरान महंगाई ने लंबी उड़ान भरी है और अशिया खुरोनोश की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान मुसलसल इजाफा हुआ है। तकरीबन 123% तक इजाफा जो है वो अशिया खुरोनोश की कीमतों में हमें देखने में आया है। अगर रोज़मर्रा की चीज़ों की बात करें, गरीब के घर का चूल्हा जो है, जहाँ पहले 15,000 रुपये में महीने का खर्चा चलता था, वो बढ़ के अब 30 से 40,000 रुपये तक चला गया है। जबकि आमदन का ज़रिया वही है, आमदन उतनी ही है, लेकिन महंगाई की वजह से जो घर का खर्चा है वो बढ़ गया है। अगर बात की जाए गुज़श्ता एक साल के दौरान आटे की कीमत की, तो जो 20 किलो का आटा था वो 100 रुपये महंगा हो गया है, जो कि पहले 757 रुपये किलो था, अब 858 रुपये किलो। थैले के अंदर 100 रुपये किलो इजाफा कर दिया गया है। इसी तरह अगर दालों की कीमत की बात की जाए तो चने की दाल जो है उसमें फ़ी किलो 34 रुपये इजाफा हुआ है और चने की दाल का जो रेट है वो 94 रुपये फ़ी किलो से बढ़ के तकरीबन 108 रुपये फ़ी किलो तक गया है। लेकिन आम मार्केट की अगर बात की जाए तो 130 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह अगर बेसन की बात की जाए तो वो 93 रुपये से बढ़ के 108 रुपये फ़ी किलो। माछ की दाल की बात की जाए तो वो 85 रुपये से बढ़ के 145 रुपये फ़ी किलो और मूंग की दाल की बात की जाए तो वो 95 रुपये से बढ़ के तकरीबन 160 रुपये फ़ी किलो के ऊपर चले गई है। इसी तरह अगर चावल की बात की जाए तो चावल की कीमत में तकरीबन 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से हुआ है। चावल का रेट मार्केट में 110 रुपये से बढ़ के 135 रुपये हो गया है। लेकिन अगर आम मार्केट की बात की जाए तो चावल जो है 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सुरख मिर्च की बात की जाए तो उसमें भी 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है। अगर हम गोश्त की बात करें, मटन की बात करें तो गरीब के लिए ख्वाब या मिडिल क्लास तबके के लिए कि वो मटन खा ले, क्योंकि मटन की कीमत फ़ी किलो। लाहौर के हालात बता रहे हैं, लाहौर का एक्सपीरियंस, क्योंकि हम भी लाहौर में ही रहते हैं, ग्रॉसरी करने के लिए जाते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करूंगी। और जो आपने सूरत हाल बताई है दालों से रिलेटेड, आटे की कीमत में रिलेटेड, वो बड़ी खौफनाक है। इस वक्त कराची की तरफ रुख करते हैं। नुमाइंदा कराची सबा नूर हमारे साथ मौजूद है। देख लेते हैं कि सिर्फ पंजाब में ये सूरत हाल बन पड़ी है या फिर सिंध के अंदर भी ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। सबा, ये बताइएगा कि कराची के अंदर कुछ नॉर्मल है रेट सब्जियों के, अगर कोई सब्जी लेने जाता है, या वहाँ पर भी पारा हमें हाई नज़र आ रहा है?
जी बिल्कुल, कुछ भी नॉर्मल नहीं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी बढ़ती महंगाई ने शहरियों के होश उड़ा दिए हैं। और एक वक्त था जब कहा जाता था कि चले बड़े का गोश्त, छोटे का गोश्त, मछली है, चिकन है, ये सब आपकी इस्तिताअत से बाहर है, तो चले सब्ज़ी बना लेते। लेकिन अब सब्ज़ी की कीमतें भी इस कदर आसमान पर पहुँच गई हैं कि शहरियों के लिए सब्ज़ी खाना भी लगता है कि मुश्किल हो गया है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ खानों का लाजमी जुज़्व समझे जाने वाले और जायका देने वाले प्याज की, तो प्याज की कीमत इस वक्त जो है वो लाल नोट के बराबर हो गई है, जो कि कुछ हफ्तों पहले तक 35 से 40 रुपए किलो में प्याज फरोख्त होता था, आज 100 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। जबकि साथ ही अगर हम बात करें कड़वे करेलों की, तो करेलों की कीमत के लिए शहरियों को 2 लाल नोट अपने साथ लाने की जरूरत पड़ रही है। लाल नोटों वाली जो कहानियां आप सुना रही है ना सबा, ये बड़ी खतरनाक है। सबा, आप मैं देख रही हूँ कि सब्जियों की दुकान के करीब ही खड़ी है, तो अगर यहाँ पे आप बात कर सकें, क्योंकि भिंडी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, मटर कीमा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाह रही हूँ कि अगर शायद कराची में सस्ता है तो वहीं से मंगवा लिया जाए कुछ ना कुछ। आप जरा पूछ के बताएं कि मटर का रेट क्या है, भिंडी का रेट क्या है। आज बिल्कुल कराची में कुछ भी सस्ता नहीं है। बात अगर करें, देखिए टमाटर जो है वो खाने का लाजमी हिस्सा होते हैं, हर खाने को जायका देते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरत ख़वातीन को पड़ती है टमाटर की। लेकिन टमाटर की कीमत भी जो है वो इस वक्त 80 रुपये किलो तक पहुंच गई है, जिसके सबब शहरी खासे परेशान है। और अगर साथ ही अगर मैं बात करूँ कराची के मौसम की, तो कराची में मौसम भी खासा गर्म है और इस गर्म मौसम में शहरियों को नींबू खीरे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, शहरी इसका इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। अब जरा सोचें, वो खीरे की कीमत भी जो है वो खासी गर्म है, जरा सोचें इस गर्म मौसम के अंदर, जब गर्मी के अंदर आप दुकान पे सब्जी लेने जाएंगे तो वहां पर गर्मी के क्या हालात होंगे। ठीक है, कराची की हमने बात कर ली। इस वक्त हमारे साथ नुमाइंदा पेशावर इरफान मूसा ज़ई भी मौजूद हैं और इरफान से जान लेते हैं कि चलिए हम दालें नहीं खा सकते, हम सब्जियां हमारी पहुंच से दूर हो गई हैं, तो शायद कोई फ्रूट हम खा लें, कुछ फल हमें मिल जाए खाने के लिए। पेशावर में इरफान क्या सूरत हाल है, फलों की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है क्या? जी सरवत, अगर देखा जाए तो सूरत हाल जो है वो मुल्क भर की, पेशावर में भी वही सूरत हाल है, महंगाई है, लोग परेशान हैं। चूँकि वो अपना चूल्हा नहीं चला सकते तो वो फिर उनका ये कहना है कि हम फल किस तरह खरीदेंगे। गरीब की और जो मिडिल क्लास की फैमिलीज है उनकी दस्तरस से जो है वो फल जो है वो बिल्कुल निकल गए हैं, वो खरीद नहीं सकते। क्योंकि पहले ये कहा जाता था कि पेशावर में जो है वो ज़्यादातर यहाँ पर फल होते हैं या इर्द गिर्द होते हैं, या फिर अफगानिस्तान से यहाँ आते हैं तो यहाँ पर निस्बतन दूसरे शहरों की जो फल थे वो सस्ते मिलते थे, काफी फर्क होता था। लेकिन अब जो है वो कीमतें जो है वो इतनी ज्यादा हो गई है। अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले में अगर इस साल देखें तो 30 से 40-50 रुपए तक फी किलो या फी दर्जन केले की बात की जाए तो उसमें इजाफा हुआ है। इस वक्त जो है आम जो है वो तकरीबन 150 रुपए जो है वो फी किलो में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर पिछले साल देखा जाए तो तकरीबन ज्यादा से ज्यादा कीमत जो थी 110-120 रुपए तक ये आम चले जाते थे इसकी कीमत। अगर मिठे की बात की जाए तो मिठे जहाँ पे लोकल ज्यादातर बागात है तो वो तकरीबन 80 और 90 तक मिलते थे, लेकिन अब जो है 120-130 जो है वो दर्जन में मिठे मिलते हैं। इस तरह अंगूर जो है वो तकरीबन जो स्याह अंगूर है, कंधारी जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत जो होती थी वो 150 रुपए फी किलो, लेकिन अब जो है वो 200 रुपए तक जो है वो फरोख्त किए जा रहे हैं। इस तरह कंधारी जो सफेद अंगूर है वो तो बिल्कुल तकरीबन 70-80 रुपए तक मिलते थे, लेकिन अब जो है उसकी कीमत भी 120-130 रुपए जो है वो इस तरह है। इस तरह नाशपाती जो है जो यहाँ पर नाशपाती, क्योंकि यहाँ पेशावर में लोकल वहाँ उसकी बागात है, वो आसानी के साथ 30-40 रुपए में मिलते थे, लेकिन अब नाशपाती की कीमत भी जो है वो भी तकरीबन 80 से 100 रुपए में फरोख्त किए जा रहे हैं। अमरूद की अगर आप बात ख्वाहिश रखते हैं कि मौसम आएगा तो सीजनल फ्रूट हम खाएंगे, मौसमी फल खाया जाएगा, तो वो सिर्फ जो है ना वो देखने की हद तक रहें, गुजरते गुजरते बस एक नज़र उठा के देख लिया, खरीदने की सक्कत तो किसी भी नहीं है। नुमाइंदा कोयटा फजल तवाब भी हमारे साथ मौजूद हैं। फजल, गर्मी इतनी ज़्यादा है, घरों के चूल्हे तो ख़वातीन अक्सर कोशिश करती हैं कि घर में रोटी ना ही बनाई जाए, बाहर से ही रोटी लाई जाए, नान खरीद के लेके आया जाए दोपहर के खाने के लिए। ये नान भाइयों को थोड़ा रहम आया हुआ है, कोई रोटी लेने जाए, कोई नान लेने जाए तो उतनी ही कीमत है या उन्होंने भी कीमत बढ़ा दी है? देखिए, सूरत हाल जो है कोयटा की भी मुल्क के दीगर शहरों से मुख्तलिफ नहीं है, और पिछले एक साल में जिस तरह महंगाई का जिन जो है वो बोतल से बाहर निकला है, यहाँ पर भी
जो लोग हैं वो काफी परेशान है। और तक आटे की सूरत हाल है तो मुल्क के पंजाब की मैंने सूरत हाल सुनी तो पंजाब से भी यहाँ पर महंगाई जो है वो कुछ ज्यादा देखने को मिल रही है। फी किलो 50 किलो का जो आटे का थैला है उसमें 150 से 250 रुपए का इजाफा हो गया है, यानी कि फी किलो जो आटा है वो 10 से 15 रुपए महंगा हो गया है। शहरियों का यही कहना है कि गोश्त सब्जी ये तो छोड़िए, जो लाजिमुल मलजूम है आटा खुश्क रोटी जो है वो भी अब इतनी महंगाई हो गई है, खरीदना मुश्किल हो गया है। जहां तक नान भाई की सूरत हाल है वो आटा खरीदना मुश्किल हो गया है, तो लोग कहां से बाहर से तंदूर से रोटियां लेंगे। 20 रुपए का अगर रोटी जो है वो मिलती थी, अब जो है पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि एक रोटी में 5 रुपए का इजाफा हो गया है, तोल भी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो शहरी है वो काफी मुश्किलात दो चार है। दुकानदार हो या तंदूर वाले हो वो भी परेशानी से दो चार है। उनका यही कहना है कि बारी भरकम टैक्सेस लगा वही बात हो गई, टैक्सेस भी बहुत ज्यादा लगा दिए गए हैं। कोयटा हो, पेशावर, कराची या फिर लाहौर, इन तमाम बड़े शहरों में एक ही सूरत हाल है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका फजल तवाब, इरफान मूसा, सईद सबा नूर, सुहेब शाहिद, आप चारों का बेहद शुक्रिया कि आप चलिए हम तो सिर्फ आपको दूर से देख रहे हैं, आप तो दुकानों के बाहर खड़े होकर हमें बता भी रहे हैं और सोचिए कितनी तकलीफ में होंगे जब हम ग्रॉसरी की बात करते हैं और ख़ासतौर पर खातून खाना, जो बल्कि मैं कहूँगी कि शायद जो घरों में काम नहीं भी करती बच्चियाँ जो करती हैं, मगर जब वो जाती हैं ग्रॉसरी के लिए, मैं अपनी बता देती हूँ, मैं ग्रॉसरी के लिए गई और यकीन जानिए कीमत जब आप सुनते हैं, देखते हैं, जो बजट आपने अपना पूरे महीने का 15 से 18,000 का ग्रॉसरी का बनाया हुआ होता है, जब वो पहुंच जाए 30,000 के ऊपर तो सोचे हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें से माइनस करनी पड़ती हैं। और गरीब कमाएगा क्या और खाएगा क्या, ये हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। जब हम इतनी महंगाई की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है हमें ग्रॉसरी, हमें सिर्फ हवा क्योंकि अब तो पानी भी आपने ख़रीदना होता है, पानी भी साफ़ सुथरा ख़रीद के ही आपने पीना होता है, तो हवा है वो आलूदा हो या वो साफ़ हो, वो ही बस फाँक लें, वही ज़्यादा आपके लिए सेहत के लिए बेहतर होती है कि बस हवा के ऊपर गुजारा करना सीख लें। बाकी तो अल्लाह ताला ही हम सबका हाफिज़ व नासिर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। जब इतनी महंगाई हो जाए तो बुरे हालात हो जाते हैं, और सोचिए जब सूरत हाल ऐसी हो जाए कि बात पेट तक आ जाती है तो उसकी वजह से माशरे में बुराइयाँ भी बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। तो हमें हर उस पैटर्न के ऊपर रियासत मदीना की तो हम बात करते हैं, मगर रियासत मदीना में जो उसूल वज़ह किए गए थे अगर उनको हम लोग फॉलो कर लें तो यकीनी तौर पे हमारे माशरे का बिगाड़ ख़त्म हो सकता है, ये महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों का ये शिकवा शिकायतें होती है, जी एंकर्स बैठ के बात कर देते हैं और उन्हें क्या पता मार्केट में क्या हो रहा है। तो इन लोगों के लिए हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी अपने साथ शामिल रखते हैं जो आप लोगों के साथ, आम आदमी जब जाता है बाज़ार में चीज़ें लेने तो उससे अंदाज़ा होता है कि चलिए हम पे क्रिटिसिज्म तो आता है, मगर एक आम आदमी जब हमारे साथ मौजूद होगा तो उस पर क्रिटिसिज्म कैसे हो सकता है, लोगों को, देखने वालों को पता चल सके कि वाकई महंगाई की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हमारे साथ मुकर्रम अली शाहीन साहब मौजूद हैं। मुकर्रम साहब से जानते हैं कि ये किस तरह से मैनेज कर रहे हैं जो एक महंगाई की लहर दोबारा से उठी है, जिसने सर उठाया है, तो इसमें बच्चों की कफ़ालत हो, अपना घर का खर्चा हो या फिर अपनी ज़िंदगी के दूसरे मामलात हों, उनको किस तरह से निपटाया जाता है। बहुत शुक्रिया मुकर्रम साहब। अच्छा मुकर्रम साहब, मुझे ये बताएं सबसे पहले तो देखने वालों के लिए कि आप काम क्या करते हैं और आपकी महीने की आमदन क्या है? अब तो मैं तकरीबन काम रिटायर हो चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ काम, तो बच्चा चला रहा है। लेकिन पिछले दौर में जब मैं काम करता था, जिसमें ये दौर भी शामिल ही है पिछले कुछ अर्सा पहले, तो मुश्किल से टाइम पास होता था, इसमें कोई शक नहीं कि डबल मेहनत करनी पड़ती थी और कंट्रोल नहीं होती थी, लेकिन गुज़र-औक़ात हो रही थी। अब आकर जो मैं दाएं बाएं देखता हूँ लोगों के घरों में, तो आप यकीन करें कि बहुत मुश्किल से टाइम पास होता है, और कई लोगों के घरों में तो चूल्हा नहीं जलता, यानी एक चीज़ 40 रुपए की सब्ज़ी आती थी जो 200-250 तक पहुंच गई। अभी आपके घर की क्या सूरत है? मेरी तो अल्लाह का शुक्र है, मैं नाशुक्री नहीं करता अल्लाह की, लेकिन मैंने देखा कि जो चीज़ें पहले घर में आती थी उसमें कमी हुई है, काफ़ी कमी आई है, झूठ नहीं है, काफ़ी कमी आई है। यानी कि वो 2 वक्त की जो रूखी सूखी जो नहीं, जो जैसे फल आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे, कोई और चीज़ नहीं आ रही, ये है। वैसे बिजली का बिल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, वो हम नहीं दे सकते, लेकिन देना पड़ रहा है। अपना है या किराए का है? अपना घर है। चलिए ये आपको आसानी है, वरना बहुत सारे लोग तो किराए के घर में रहते हैं। किराए वालों की तो मैं बता रहा हूँ कि उनका ये हालत है कि वो नहीं खा रहे एक टाइम, यानी एक टाइम पकड़ी एक टाइम नहीं पकती। तो भी परेशानियाँ क्या क्या हैं आप? परेशानियाँ ये है
कि जैसे बिल हैं वो पूरे नहीं हो रहे, हर दफ़ा यानी कर्ज के साथ बिल पूरे होते हैं। मेरा ये हाल है तो दूसरे जो मुझसे कम है उनका क्या हाल होगा। यानी एक अजीब सी हम पिछले दौर देख के आए हैं, किसी ना किसी तरह चल रहा था मामला, अब मामला चलता नज़र नहीं आ रहा, रुक रहा है। हर बंदा जैसे स्टॉप नहीं हो रहा कि कैसे चलेगा, हवा में देख रहे हैं। ये हकीकत है। ये मामला चलेगा कैसे और इसको चलाने वाले भी हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त कोकब इकबाल साहब कराची से मौजूद हैं, ये चेयरमैन पाकिस्तान कंज्यूमर एसोसिएशन है। कोकब साहब से जान लेते हैं कि ये जो आयरोज का मसला बन रहा है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस का क्या तरीक़ाकार है। बहुत शुक्रिया कोकब साहब आपका। कोकब साहब, मुझे ये बताएगा, अशिया खुरानोश की जब हम बात करते हैं, ग्रॉसरी की हम बात करते हैं, या रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की बात करते हैं, तो आए रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है। चेक एंड बैलेंस का तरीक़ाकार आखिर होता क्या है और ये प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा हाई क्यों हो जाती हैं? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुनाफाखोरी है वो उसमें जो परसेंटेज है वो उसमें ज़्यादा इजाफा हो गया। अगर किसी चीज़ में 1 रुपए का इजाफा होना था तो वो आपने देखा जो आपकी रिपोर्ट के मुताबिक दालों की कीमतों में 50-50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा, और इसी तरह तमाम सब्ज़ी की कीमतों में इजाफा, फल की कीमतों में इजाफा, वो भी 50 रुपये और 70 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। तो ये मुनाफाखोरी की जो इंतहा है वो रूज पर पहुंच चुकी है। इसको कंट्रोल करने के लिए हर सूबे में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी हैं, फिर इख्तियारात दिए गए हैं, जहां डीसी हैं उनको दिए गए हैं, कमिश्नर्स को दिए गए हैं, और ये कमिश्नर्स जो हैं वो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस भी कहलाते हैं। कराची में जो कमिश्नर कराची हैं ये इनके इख्तियारात हैं, असिस्टेंट कमिश्नर के इख्तियारात हैं, और पूरे मुल्क में जो तूफ़ान आया हुआ है महंगाई का, जैसे उन्होंने बताया कि अब बिलों का उसमें भी इजाफा हो गया है, गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, इन सब का इम्पेक्ट तो ज़रूर पड़ता है, और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। मगर उसके साथ साथ जो हमारे मुनाफाखोर हैं वो जो मुनाफाखोर हैं वो अगर उसके ऊपर 50 पैसे का इजाफा होना चाहिए, उसकी अगर कैलकुलेट करना चाहिए, तो उसके साथ वो 50 रुपये का इजाफा कर देते हैं कि साहब दूसरी चीज़ें भी महंगी हो रही हैं। तो ये महंगाई का जो सिस्टम है, इसको एक तो एक हुकूमत को चाहिए कि कोई कंट्रोल करें। जब हम कमिश्नर से या डिप्टी कमिश्नर साहिबान से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि साहब पोलियो मुहिम चल रही है, अभी जो है वो दूसरी कोई मुहिम चल रही है। तो ये सारी अगर वो उसमें मसरूफियत है और वो उसके ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते, प्राइस कंट्रोल के लिए जो उनको जो अहकामात दिए जाते हैं सूबाई हुकूमत की जानिब से, उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैकेनिज़्म अगर सही नहीं है तो वो जो कीमतें हैं उसकी उसमें इजाफा होता रहता है, और वो इजाफा इसलिए होता है कि मुनाफाखोरी का रुझान बढ़ता है। बिल्कुल, मुनाफाखोरी का रुझान बढ़ता है। लेकिन कोकब साहब, बहुत ही ज़्यादा ये भी चीज़ देखने में आ रही है कि 2 ठेले एक ही जगह पर लगे हैं, या 2 ग्रॉसरी वाले एक ही जगह पर हैं, 2 दुकानों वाले एक ही जगह पर मौजूद हैं, मगर दोनों जगहों पर एक ही चीज़ मुख्तलिफ रेट के अंदर मौजूद है। कहा जाता है जी मेरी सब्ज़ी ज़्यादा फ्रेश है, उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं है। तो ये जो मनमानी कीमतें हैं, इनके अंदर जो इजाफा हो रहा है, इसके अगेंस्ट क्या एक्शन हो रहा है? देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं कि ना सिर्फ ये कि जो सब्ज़ी फरोश हैं फल बेच रहे हैं और एक ही ठेले पे 2 मुख्तलिफ ठेलों पे जो है मुख्तलिफ कीमतें हैं, इसके लिए प्राइस के कंट्रोलिंग के लिए लिस्टें निकाली जाती हैं, मगर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि उस पर अमल दरामद नहीं होता। इनको सख्त तरीन जो मुनाफाखोरों को सज़ाएँ जब तक नहीं दी जाएंगी, इनको जेल नहीं भेजा जाएगा, इनके ऊपर भारी जुर्माने नहीं किए जाएंगे, तो तब तक ये, क्योंकि अगर इनको बेलगाम छोड़ दिया जाए तो आज वो 50 रुपये में इजाफा कर रहे हैं, कल वो 75 रुपये का इजाफा करेंगे, और परसों जो है वो 100 रुपये का इजाफा करेंगे। तो इसके कंट्रोल करने के लिए जो हुकूमती इदारे हैं, क्योंकि हम कंज्यूमर एसोसिएशन के पास वो इख्तियारात नहीं है, हम ये कहते हैं हुकूमत से हमारा मुतालबा है आपके चैनल के तवज्जुह से कि एजाज़ी मजिस्ट्रेट जब तक मुकर्रर कर दिए जाए, क्योंकि ये हुकूमती जो लोग हैं इनके पास इतना टाइम ही नहीं है। कभी वो पोलियो मुहिम में लगे हुए हैं, कभी वो डिज़ास्टर्स के उसमें लगे हुए हैं, कभी इंक्रोचमेंट्स को हटाने में लगे हुए हैं। तो जब इनके, या तो फिर वो एक महकमा कर लें, जो मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री,
कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री बना दें ताकि वो 1 मिनट अभी का नहीं है, ये मसला अभी का नहीं है, ये एक बार फिर से सर उठा चुका हुआ है। आप देखते हैं कुछ दिनों का गैप आता है, उसके बाद महंगाई का फिर से एक तूफान आता है। हुकूमत एक्शन तो ले, मगर सजाएं आखिर क्या हैं जो मुकर्रर की जा सकती हैं, और ये सजाएं कब देना शुरू करेंगे? जब आवाम ही ज़मीन के ऊपर बाकी नहीं रहेगी, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं रहेगी, यहाँ पर खुदकुशी का रुझान बढ़ जाएगा, मुख्तलिफ किस्म की बुराइयाँ पनपना शुरू हो जाएंगी, तो क्या हुकूमत तब इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेगी? कब तक इंतज़ार किया जा सकता है इसका? जी बिल्कुल, आपने बात सही कही कि क्योंकि अब जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है महंगाई, अब वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है मुनाफाखोरी, और उसके साथ साथ अब आवाम किस तरफ देख रहे हैं? आवाम देख रहे हैं कि कौन उसको जो है कौन सी सूबाई हुकूमत है, कौन सा कमिश्नर है जो उसके ऊपर एक्शन लेगा। मगर एक्शन लेने वाले इदारे या तो वो मिली भगत कर लेते हैं, उनके ऊपर जो एक्शन लेना है, एडल्ट्रेशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है, प्राइजेस के खिलाफ उनके ऊपर एक्शन लेना है, वो उनका एक्शन कहीं नज़र नहीं आता पूरे पाकिस्तान में। मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, सूबे सिंध की बात नहीं कर रहा, पंजाब में भी देख लीजिए आप, पेशावर में भी देख लीजिए, सुबह के में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, कहीं आपको जो है कहीं की हुकूमत कोई ऐसा पावरफुल बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। बहुत सारी बातें की गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई हमें मौसर इकदाम नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका कोकब इकबाल साहब, आप हमारे साथ मुकर्रम अली शाहीन साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। यकीनी तौर पे जहाँ एक तरफ मौसम तब्दील हो रहा है, वहाँ पर हमें सबसे बड़ी फ़िक्र ये होती है कि माहौल के अंदर तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं, और इसके साथ साथ अब नेक्स्ट जो सीज़न आने वाला है, सर्दियों से पहले हमें जिस कातिल से सामना होगा वो है स्मॉग। और वक्त के साथ साथ हम देखते हैं कि मौसम तब्दीलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा रूनुमा हो रही हैं, चाहे गर्मियाँ या सर्दियाँ। अगर ये माहौलियाती तब्दीलियाँ इसी तरह से रूनुमा होती रहेंगी तो इसका सद्देबाब किस तरह से किया जाएगा? क्या क्या तब्दीलियाँ हो सकती हैं? पाकिस्तान को कौन कौन से मसाइल हैं जिनका सामना है? चैलेंजेस क्या हैं जो कि दरपेश हैं, और हुकूमत वक्त किस तरह से उनसे मुकाबला करने की सख्त रखती है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुआविन खुसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके कीमती वक्त का। और इसके साथ साथ माहिर माहौलियात हैं मरियम शबीर, और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर क्लाइमेट मार्च भी हैं। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त दिया। मलिक साहब की तरफ में जाऊँगी, मगर मरियम मुझे ये बताइएगा, ये जो क्लाइमेट मार्च हुआ, दुनिया के कई ममालिक हैं जिसमें ये हुआ, पाकिस्तान के कौन कौन से ऐसे सिटीज़ हैं मेजर जहाँ पर ये क्लाइमेट मार्च किया गया, और बेसिकली इसका मकसद क्या था? बहुत शुक्रिया। ये जो क्लाइमेट मार्च है, ज़ाहिर है जो एक्टिविज़म जहाँ से स्टार्ट हुआ है ग्रेटा का ग्लोबल एमिशंस की वजह से, उसके बाद ये पाकिस्तान के, आपको सुनकर बहुत खुशी होगी कि 40 से ज़ायद लोकेशंस पे जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में ये मार्च किया गया। इवन के रिमोट एरियाज़ जो सिंध के हैं, गोटकी के इलाके, वहाँ भी किया गया, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में भी किया गया, कराची, इस्लामाबाद। पाकिस्तान का मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिस्सा रहा है जहाँ ये मार्च ना किया गया, और बहुत लार्ज क्राउड में जो है वो ना सिर्फ बच्चे निकले बल्कि यंगस्टर्स और सिविल सोसाइटी और मीडिया के लोग भी काफ़ी आए, और उनने डिफरेंट तरह की डिमांड्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और डेवलप वर्ल्ड से की कि थोड़ा सा बैकग्राउंड होकर जो आपने पूछा, मैं इसका आपको बताती चलूँ कि ग्लोबली इसका एजेंडा ये है कि जो आपकी टॉप 100 कंपनीज़ हैं वो डेवलप वर्ल्ड की, वो 71% आपकी ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जो हवा में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो कि टेम्परेचर और ग्लोबल वार्मिंग आपकी कॉज करती हैं, तो वो 100 कंपनी से आती हैं। तो उन डेवलप वर्ल्ड से हम लोग ये कर रहे थे कि उन्हें अभी एक्ट करना है, ग्लोबल एमिशंस को रिड्यूस करना है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मार्चेस हुए हैं, हम लोगों ने नेशनल डिमांड्स भी ड्राफ्ट की थी सिविल सोसाइटी और सिटीजन्स के साथ मिलके, और इसके अलावा हम लोगों ने सिटी स्पेसिफिक डिमांड्स भी की थी, जो कि मलिक अमीन असलम साहब को भी कल हम लोगों ने प्रेजेंट की थी, इस्लामाबाद बेस्ड डिमांड्स, और मिनिस्ट्री को हम लेटर ऑन कंट्री वाइड जो डिमांड्स है वो भी सबमिट करा रहे होंगे। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा, जैसा से मरियम ने भी अभी गुफ्तगू की, माहौलियाती तब्दीलियों से रिलेटेड अगर मौजूदा हुकूमत की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान को कौन कौन से ऐसे बेसिक इश्यूज़ हैं जो आपको लगता है कि जिनको हल होने में अभी वक्त लगेगा?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक तो जो कल मार्च हुई है ये सिविल सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ की थी और तमाम दुनिया में ये मार्च हुई है और पाकिस्तान में भी कल पहली बार ये इतनी तादाद में लोग निकले हैं और ये मेरे ख्याल में कि ये बड़ा खुशायन कदम है कि एक अवेयरनेस जो है इस इशू के बारे में अब पाकिस्तान में भी लोगों को बहुत आ गई है, क्योंकि पाकिस्तान का तो एक बड़ा स्पेसिफिक केस है। पाकिस्तान का केस ये है कि पाकिस्तान ने इस क्लाइमेट चेंज का जो इशू है उसके कंट्रीब्यूटर्स में से ये बिल्कुल नहीं है। हम 1% से कम हैं अभी भी ग्लोबल एमिशंस के अंदर, लेकिन हम यहाँ पर मुतासर सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। हम टॉप 10 ममालिक में आते हैं जो कि इससे मुतासर होते हैं। मैं आपको 3 इंसिडेंट्स बताता हूँ। 2010 के अंदर हमारे फ्लड्स आए जो कि सुपर फ्लड जिसको कहते हैं और उससे हमारे लाखों लोग मुतासर हुए। उसके बाद 2012 के अंदर यहाँ पर एक ऐसी हीट वेव आई कराची में जिसमें 1200 लोग जो हैं वो एक हफ्ते के अंदर फौत हो गए और अभी आजकल के ये कल से दोबारा वहाँ पर हीट वेव की जो है वो प्रेडिक्शन है। इसके साथ फिर 2018 के अंदर जो हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ था वो जैकबाबाद पाकिस्तान के अंदर था। तो यहाँ पर तो वो तमाम जो इसके असरात हैं वो पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है। तो ये जो मार्च की गई है इसके 2 मकासद जो थे, एक ग्लोबली ये मकसद था कि क्लाइमेट जस्टिस, ये कि जो लोग जिन ममालिक ने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया और जो मुतासर हो रहे हैं जिस तरह के पाकिस्तान उसमें फ्रंट लाइन के ऊपर है, उनको एक जस्टिस दी जाए और जो दुनिया ने वादा किया हुआ है कि $100 अरब हम देंगे उन ममालिक को उनको हेल्प करने के लिए और इस क्लाइमेट चेंज को फेस करने के लिए, वो $100 अरब जो है वो टेबल पर रखे जाएँ। अभी तक इसमें $10-12 अरब सिर्फ आ चुके हैं। और दूसरा मकसद ये था कि जो लोकली जिस तरह पाकिस्तान है वहाँ पर अवेयरनेस बढ़े इस चीज़ पे और हम जो ग्रीन हाउस गैसेस हवा में दे रहे हैं उस डेवलपमेंट पाथवे से हट जाएं जहाँ जो कि फॉसिल फ्यूल बेस्ड है और अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आ जाएं और इसके साथ साथ ऐसे इकदाम करें जो कि क्लाइमेट चेंज का तदारक कर सकते हैं। इसमें सबसे जो अहम और दुनिया में जो बताया गया कि सबसे इफेक्टिव, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव और ईजीएस्ट वे जो क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने का है वो ये है कि आप दरख्त लगाएं अपने मुल्क में। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं, पोल्यूशन को कम करते हैं और लगता बड़ा आसान है लेकिन ये बताया गया कि ये एक सबसे इफेक्टिव मींस है टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज को मतलब किल करने के लिए या उससे फाइट करने के लिए दरख्त लगाना यकीनी तौर पे बड़ा ज़रूरी है। मलिक साहब, ये भी देखा गया है कि पहले जो दरख्त लगाए गए थे और एक जो कंप्लेन सबसे ज़्यादा सुनने में आती है और देखने में भी हमें नज़र आती है कि लोगों को कहा जाता है, उन्हें मोटिवेट तो किया जाता है दरख्त लगाए जाएं और हुकूमत ये इकदाम कर भी रही होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली जो दरख्त या पौधा लगाया जाता है उसकी उस तरह से हिफाजत नहीं हो पाती, तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाता, तो फिर ऐसे कैंपेन्स का क्या फ़ायदा है? जी देखें, इसमें ये हम बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं कि यहाँ पर पहले ऐसे ही होता था, लेकिन जो केपी में हमने बिलियन ट्री सुनामी किया वो एक ऐसा मंसूबा था जिसमें पूरे प्लानिंग के साथ किया गया और दरख्त लगाए सिर्फ नहीं गए बल्कि दरख्त बचा कर दिखाए गए हैं और ये सारी दुनिया ने उसको माना है। इसमें दुनिया के जितने बड़े इदारे हैं और अभी जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये सेक्रेटरी जनरल की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें तमाम जो बड़े पैनल्स हैं उसके अंदर इसको इस पर्टिकुलर मंसूबे को नेचर बेस्ड सोल्यूशन जो कि वहाँ का थीम है कि हम नेचर को यूज़ करें क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए, तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन में ये वन ऑफ द चैंपियन प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर। इसमें WWF का जो पैनल है उसके अंदर है, आपके IUCN के पैनल के अंदर ये है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पैनल के अंदर है। तो वो इसलिए है कि ये दरख्त दुनिया ने देखा है कि ना सिर्फ लगे हैं बल्कि बचे हैं और वो हमने कम्युनिटी बेस्ड एक मॉडल बनाया था जो कि अल्लाह के फजल से बड़ा कामयाब रहा है वहाँ पर। इसको अब हम पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट कर रहे हैं 10 बिलियन ट्री सुनामी के तहत। उसके तहत 7 जो हमारे यूनिट्स हैं चारों प्रोविंसेस और AJK, GB और इस्लामाबाद, इन सब के प्लान्स बन चुके हैं डिटेल्ड। उसके अंदर मुख्तलिफ मॉडल्स हैं, अर्बन फॉरेस्ट्री का है, प्लांटेशन फॉरेस्ट का है, नेचुरल रीजनरेशन का है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये भी एक इंशाल्लाह चैंपियन प्रोजेक्ट होगा ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए। और ये इसमें पाकिस्तान लीड कर रहा है क्योंकि ये पाकिस्तान जो अहम बात है वो ये है कि अभी तक पाकिस्तान ने इसमें कहीं से कोई पैसा नहीं लिया और ये पाकिस्तान ने
अपने पैसों से एक प्रोजेक्ट किया है, यानी कि अपनी मदद इस चीज़ को दुनिया बहुत सराह रही है कि एक ऐसा मुल्क जो कि कंट्रीब्यूटर भी नहीं है, जो कि वल्नरेबल भी है और अपना पैसा लगाकर एक ऐसी चीज़ कर रहा है जिससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की क्लाइमेट चेंज को फ़र्क पड़ेगा। होपफुली इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने में मिलेंगे। लेकिन मरियम, ये जो क्लाइमेट मार्च हुआ, आप ऑर्गेनाइजर थी, ये मुझे बताएगा कि अगर हम देखा जाए पाकिस्तान जो है इफेक्टिव्स में टॉप 10 के अंदर, जिस तरह से मलिक साहब ने भी बताया कि आ रहा है माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में, आपको क्या लगता है कि मार्च कितना कामयाब हुआ? लोग तो बहुत बड़ी तादाद में निकले, क्या उनको अवेयर करने की ज़रूरत पड़ी कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से हम लोग कितने ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं, या आपको लगता है कि आवाम में अब शऊर आ गया इसलिए क्लाइमेट मार्च हुआ और कामयाब भी हुआ? जी सरवत, सबसे पहले मैं डिफॉरेस्टेशन पर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। जो मलिक साहब ने अभी 10 बिलियन ट्री सुनामी का भी जिक्र किया और केपी में भी जो उन्हें प्लांटेशन की थी, पाकिस्तान में इस वक्त डिफॉरेस्टेशन रेट सबसे ज़्यादा है और ये आपकी UNDP और WWF की रिपोर्ट्स कहती है कि 0.2 to 0.5% के रेंज में आपका डिफॉरेस्टेशन रेट चल रहा है। और इस्लामाबाद में रिसेंटली कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसके अंदर आपके ग्रीन बेल्स और जो साइडों पे दरख्त होते हैं वो पुराने काटे जा रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा मिनिस्ट्री इसको भी देख ले कि इन दरख्तों को बचाएं। और क्लाइमेट चेंज मार्च के हवाले से मैं ज़रा ऐड कर दूं कि ऑफ कोर्स लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटाइज हैं, उनको पता है कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, हीट वेव्स हैं, इसके अलावा कार्बन एमिशंस रिलेटेड लोग निकले हैं कि जो हम लोग सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा है, लेकिन स्टिल पाकिस्तान जो है वो कोल बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो चलें, जो पहले एग्रीमेंट्स हुए उसके अंडर CPEC के सारे वो जो चल रहे हैं वो तो एग्रीमेंट आपके हो चुके हैं, लेकिन फर्दर मिनिस्ट्री और जो बाकी रेलिवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे शुड मेक श्योर कि फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके ये सोलर और विंड और इनसे हों, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी रिच है, ताकि एमिशंस ग्लोबल कम हो। इसके अलावा जो हमारी डिमांड्स में था वो ये था कि क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जाए, और क्लाइमेट इमरजेंसी में आप क्लाइमेट चेंज काउंसिल जो है वो एक अरसे से बनी हुई है लेकिन अभी तक उसकी मीटिंग कॉल नहीं हुई है। तो आप किस तरह से ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जिन पर उनका व्यू पॉइंट है ही नहीं कि आप किस तरह से इन्वायरमेंट को कंसिडर इसमें करेंगे, तो प्लीज़ उसकी मीटिंग्स कॉल करें। इसके अलावा आपके जो व्हीकल पॉलिसी 2030 की आ रही है, लेकिन जो पहले की व्हीकल्स हैं एग्जिस्टिंग हैं उनके इंजन्स का आप क्या करेंगे? जो ई कार आप ला रहे हैं उनकी बैटरीज के वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्या होगा? अगर बिल्कुल मरियम, ये वो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं जिनके ऊपर बात करने की जरूरत है और वाकई मीटिंग्स होनी चाहिए, मगर मीटिंग्स के साथ साथ हमें इम्प्लीमेंटेशन भी नजर आनी चाहिए। मलिक साहब, जिस तरह से मरियम ने भी अभी बात की इस्लामाबाद के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं, मगर खासतौर पर चूंकि हम जब इस्लामाबाद की बात करते हैं तो हमारा फोकस होता है कि जी इस्लामाबाद हमारा कितना खूबसूरत सिटी है, वहाँ पर भी 100 साल पुराने ऐसे दरख्त हैं जिनको काटा जा रहा है, ग्रीन बेल्ट्स को ख़त्म किया जा रहा है और इर्द गिर्द बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो कि बन रही हैं। अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट कुछ दिनों में हमें स्मॉग भी नज़र आना शुरू हो जाएगी, तो हुकूमत इसके लिए क्यों नहीं सद्देबाब कर रही कि दरख्तों की कटाई को रोका जाए, ज़रख़ेज़ ज़मीन जो है उसको कायम दायम रखा जाए, सोसाइटीज़ के ऊपर बैन किया जाए कि मज़ीद सोसाइटीज़ ना बनाई जा सके, और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने क्या सोचा हुआ है? जी मलिक साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी मुझे को आवाज़ थोड़ी कट रही थी, लेकिन ये मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो बात कर रही थी बिल्कुल ठीक है कि जहाँ हमने दरख्त नए लगाने वहाँ पर हमें डिफॉरेस्टेशन को भी रोकना है, और ये हमारे मंसूबे का हिस्सा है। और इसके अंदर केपी के अंदर पहली बार जो डिफॉरेस्टेशन रेट है वो कम हुआ, और जो FAO की अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने 2015 से जो 18 का टाइम पीरियड है उसमें उन्होंने बताया कि 6% जो केपी का फॉरेस्ट एरिया है वो बड़ा है, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी रिपोर्ट है। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों को ये भी बताएं कि ये, क्योंकि एक नए पौधे में को बड़ा होने में तो 100 साल लग जाते हैं, लेकिन जो बड़ा पौधा है उसको बचाना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और इसके लिए हम इंशाल्लाह जो तमाम बड़े शहर हैं उसमें अर्बन फॉरेस्ट्री के ऐसे मॉडल्स ला रहे हैं जहाँ पर सिविल सोसाइटी एंगेज होकर कर रही है। लेकिन मलिक साहब, हुकूमत खुद नहीं कर सकती। ठीक है मलिक साहब, स्मॉग का जो मौसम आने वाला है, स्मॉग का मौसम आने वाला है, उसको रोकने के लिए हुकूमत क्या कर रही है?
जी, स्मॉग का जो मौसम आने वाला है, स्मॉग के लिए भी एक तो ये दरख्त लगाना उसके लिए भी बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर जो स्मॉग का बेसिक जो इशू है वो उसमें 40% जो एमिशंस हैं वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हैं। और उसके बाद आपके इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं जिसमें ब्रिक किल्स भी शामिल हैं, और उसके बाद आपकी क्रॉप बर्निंग है, और फिर कुछ ऐसी स्मॉग है जो कि हमें क्रॉस बॉर्डर इंडिया से यहाँ पर आती है। ये चारों फैक्टर्स हैं जिनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऊपर और इसके ऊपर एक स्मॉग कमीशन भी बना हुआ है जो कि हाई कोर्ट के अंडर काम कर रहा है, और वो इसको मॉनिटर भी करता है। और हमारा एक स्मॉग कमेटी पंजाब में भी बनी हुई है जो कि इस चीज़ को देख रही है। ये अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ऑन ऑफ स्विच नहीं होता कि एक सीज़न में इसको आप ख़त्म कर दें, लेकिन आपने देखा होगा कि पिछला सीज़न पिछले सालों से बेहतर था। उसमें कुछ इकदाम गवर्नमेंट ने लिए थे जो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें ट्रांसपोर्ट की जो स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स हैं उनको कंट्रोल किया गया था। आपके ब्रिक किल्स जो कि बंद कर दिए गए थे 3 महीने के लिए, और अनलेस के वो जिगजैग टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट कर गए हों। आपके जो स्क्रबर्स हैं वो लगाए गए थे तमाम स्टील फर्नेसेस में जो लाहौर के इर्द गिर्द थे या लाहौर के अंदर थे। आपके जो क्रॉप बर्निंग है उसको जो भी लाहौर की विसिनिटी और इसके इर्द गिर्द एरिया में बंद कर दिया गया था और उसको इन्फोर्स करने की कोशिश की गई थी। और फिर जो क्रॉस बॉर्डर स्मॉग आती है उसको भी मॉनिटर किया गया था। तो ये तमाम इकदाम जो हैं इनको हम दोबारा रिपीट भी करेंगे। और इसमें जो सबसे एक और अहम चीज़ है वो ये है कि हमें इसकी इंटेंसिटी का पता होना चाहिए और उसमें अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास अभी स्टेशंस कम हैं। यहाँ पर लाहौर में 4 स्टेशंस हैं जो कि 2 जो हैं वो परमानेंट हैं और 2 मोबाइल स्टेशंस हैं, लेकिन इसको हम बढ़ा रहे हैं। इसका वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है $300 मिलियन का, वो साइन हो गया है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो रही है। हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह उसमें कुछ 10 नए स्टेशन यहाँ पर लाहौर में लगाएंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स की बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल मरियम, आपको लगता है कि हुकूमत ने कुछ ऐसे इकदाम लास्ट ईयर या फिर अब किए हैं जो कि वाकई एप्रिसिएशन के काबिल है माहौल से रिलेटेड? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीटीआई ने काफ़ी अच्छे इक़दाम किए हैं। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी है, जहां उसके कुछ चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, वहाँ ये एक पॉजिटिव स्टेप है जो कि अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो किसी न किसी तरह एमिशन ज़ाहिर कम होने में हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का जैसे ऑफकोर्स गवर्नमेंट ने बताया, क्योंकि दरख्त एक ऐसी चीज़ होते हैं जो आपकी कार्बन एमिशंस जो आपके माहौल में हो रही थी उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे उतना ज़्यादा ज़रूरी होंगे, लेकिन प्लांटेशन किस इलाके में कौन सी करनी है, हर इलाके के लोकल और इंडिजिनस ट्रीज प्लांट करने चाहिए। ये ना हो कि इस प्लांटेशन में हम जैसे एक ज़माने में पेपर मरबली सांबार में लाके प्लांट कर दिया था, और सारी सूरत हाल को हमें देखना होगा और इस तरह से इनिशिएटिव्स लेने होंगे। होपफुली तहरीक इंसाफ पिछले साल की तरह इस दफ़ा भी हमें देखने में आएगा कि कितने अच्छे इनिशिएटिव्स ले रही है माहौल से रिलेटेड, ताकि माहौल को बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त का। मरियम शब्बीर, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। वैसे मैं रोज़ाना यहाँ पे बहुत ही फ़िलासफ़र बन के बैठ जाती हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ बहुत सारी चीज़ें कि ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। और जब हम सेहत की बात कर रहे होते हैं तो उसमें मैं बहुत बड़ी फ़िलासफ़र बनने की कोशिश कर रही होती हूँ कि आप लोगों तक नॉलेज पहुँचाया जा सके। मगर आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, वाकई यकीनी तौर पर मुझे मैंने उस चीज़ के बारे में मतलब कहा जाए तो शायद मुझे उतना नहीं पता होगा। तो आज जो सीखने का वक्त होगा ना, वो सिर्फ आप लोगों का नहीं होगा। क्वेश्चन जो पूछने का आप लोगों के क्वेश्चन मैं पूछती हूँ वो भी आप लोगों का मामला नहीं होगा। आज मेरे दिल के अंदर भी ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे भी पूछने हैं, एक ऐसी चीज़ से मुताल्लिक जिसको मैंने ज़िंदगी में कभी ट्राई नहीं किया। और अभी मेरी टीम मुझे कह रही थी, हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रही थी कि आज शो के बाद आपको ट्राई करवाया जाएगा इसको, कि आपको अंदाज़ा हो सके कि इस चीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम आपकी सेहत और ख़ासतौर पर मौसमी फल नाशपाती से मुतालिक बात करने वाले हैं, जिसको मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। तो अंदाज़ा होगा आज मुझे भी कि ये कितनी फ़ायदेमंद है हम सब लोगों के लिए। तो मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी आपा हर्बलिस्ट हैं डॉक्टर बिल्किस आपा हमारे साथ मौजूद होंगी। आपा बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी सी माहिर ग़िज़ाइयत सिद्रा इम्तियाज़, जिन्होंने हमें बहुत टाइम के बाद आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सिद्रा, आपके भी वक्त का। अच्छा आपा, मैं आपकी तरफ तो आती हूँ, मगर सिद्रा मुझे ये बताएं, एक माहिर ग़िज़ाइयत जब रिकमेंड करता है नाशपाती तो उसकी वजह क्या होती है?
अच्छा, वैसे देखें अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है उसकी अफादियत अपनी ही है। अगर हम सब्जियों फलों की बात करते हैं तो इवन फलों के अंदर हर फल की एक अपनी गजाइत है। इवन नाशपती के अंदर भी नाशपती के मुख्तलिफ किस्में, कोई बब्बू गोशा है, तो इस तरह डिफरेंट। अच्छा, बब्बू गोशा और बब्बू गोशा, कल मैं बहस करी थी अपनी टीम वालों है क्या असल में? आई डोंट नो, आपा से पूछेंगे ये बग्गू गोशा है या बब्बू गोशा है। बिल्कुल, तो इसके अंदर ये है कि एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि आपकी एक तो स्किन के लिए अच्छे हैं, दूसरा ये कि जैसे अब हमारे यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो आपकी पोल्यूशन की वजह से नेचुरली भी आपकी बॉडी में ना फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। फ्री रेडिकल्स होते क्या है कि आपको मुख्तलिफ बीमारियों के रिस्क को बढ़ा देते हैं। सो उससे उसके डैमेज से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स इंपॉर्टेंट है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर है, और इसके अलावा इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा मकदार में 6 ग्राम्स तक हमें फ़ाइबर मिलता है। तो फाइबर एज वी नो के जो वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है उनके लिए भी अच्छा है। और एक बहुत अच्छी बात जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कि इसका मतलब ये उनके लिए भी सेफ़ है। सो इवन डायबिटिक पेशेंट जो है वो भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 38 है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपकी शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ाती है। सो डायबिटिक पेशेंट को हम आम तौर पे कहते हैं कि आपने ये आम नहीं खाना, ये वो, क्योंकि उन चीज़ों की जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मतलब फ़ौरन से शुगर बढ़ाने की जो कैपेसिटी है वो तेज़ होती है। सो ये उनके लिए भी ठीक है। लेकिन वही बात आ जाती है कि मॉडरेशन के अंदर लेना है। 1 से 2 नाशपाती तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स भी खा सकते हैं। दूसरा है कि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है तो 84% जो है इसके अंदर वाटर कंटेंट है। सो आप जो है गर्मियों के लिए तो अल्लाह ताला ने बेस्ट ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी सी बातें आप बता रही हैं, और मैं इतने साल तक इस फल से महरूम रही कि मैं इसको खा नहीं सकी। आप इसकी खुसूसियात पे तो हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ कि ये कौन कौन सी ऐसी मज़ीद बीमारियां हैं जिनके ख़िलाफ़ आपको डिफेंस प्रोवाइड करती है नाशपाती। मगर उससे पहले मेरे नॉलेज के लिए बताएं कि इसको बग्गू गोशा कहते हैं या बब्बू गोशा कहते हैं? यार ये दोनों मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। तो चलिए, आपको जो पता है बीमारियों से रिलेटेड वो हम शेयर कर लेते हैं। पे आ जाते हैं। हाँ, खुसूसियात पे आते हैं। हाँ श्योर जी। अच्छा देखिए, मैं अक्सर आप लोग को सिखाती हूँ कि जिसकी शेप जैसी बनी हुई हो अल्लाह के हुक्म से, वो उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। नाशपाती अगर आप इसको देखें तो ये हार्ट शेप का है जी, सही है। इसमें कॉपर मौजूद होता है, पोटेशियम मौजूद होता है, मैग्नीशियम मौजूद होता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए बेहतरीन है, ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। और उसके अलावा ये बच्चों की पहली ठोस ग़िज़ा है। जब बच्चों को आप ग़िज़ा शुरू करते हैं तो चावल के अलावा जो है वो नाशपाती जो है उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि इसको थोड़ा सा हल्का सा उबाल के छिलका उतार के बीज उतार के इसको हल्का सा मैश करके दिया करें। बच्चों की बात हो रही तो एक बात बता दूं कि बच्चे किसी से एलर्जिक ना हो तो जो भी आप दें 1-2 ऑंस में दें, और एक ग़िज़ा को 1 हफ्ते तक देते रहें, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसके किसी इंग्रेडिएंट से बच्चे को कोई नुकसान ना हो। जैसे मैंने शेप की बात की, अगर ये दिल के लिए अच्छा है, दिल को तक़वियत पहुंचाता है, तो ये एंटी डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन को दूर करता है, हामला ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा पेयर के बहुत सारे जो है ब्यूटी में भी इसके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, नाइट क्रीम्स बनते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे मेरे भाई ने उस पिछले प्रोग्राम में कहा था कि वो फार्मूला क्रीम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला क्रीम बेचते भी हैं। तो मैंने उनसे कहा था पहले आप वादा करें कि आप ये काम नहीं करेंगे। तो नाशपाती उनके लिए भी अच्छा है कि नाशपाती का सिर्फ थोड़ा सा हल्का सा उबाल के, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका विटामिन सी जो है वो एवोपरेट हो जाएगा। हल्का सा उबाल कर फिर इसको जो है चेहरे पे लगाएं, ताकि आपके जो स्पाइडर वेन्स है वो भी सही हो जाएं, और जो आपने अपनी जल्द को नुकसान किया उसको रिपेयर करने में भी पेयर जो है आपके काम है। वाह भाई, ये तो इतने ढेर सारे फ़ायदे हैं। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताएं कि अगर रोज़ाना की हम सिर्फ एक नाशपाती, जैसे अब सीज़न भी आ चुका हुआ है, रोज़ाना सिर्फ अगर एक खा लें तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? मतलब हमें बेसिकली ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हर चीज़ लेना चाहिए। मतलब ये कि एक ना हम फूड के फोकस कर सकते हैं, जैसे अब हम सब्जियों में भी बात करें तो कोशिश ये करें कि आपकी प्लेट में कलरफुल चीज़ें हों। अब थोड़ा सा एक ये भी खा लिया और भी फ्रूट्स को मिक्स करके आप ले लें। दूसरा एक जो हम बहुत गलत चीज़ करते हैं कि फलों को बहुत काट के ना छोटा छोटा सा करके वो फ्रूट चाट बनाते हैं, इतना सा कर लेते हैं। बिल्कुल, तो जितना ज़्यादा फ्रूट की सरफेस एक्सपोज होगी उतना ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट का लॉस होगा। यानी कि उसका आप स्लाइस जो है वो बड़ा रखें। अब फ्रूट चाट भी बना रहे हैं तो स्लाइस बड़ा रखें, क्योंकि एयर से एक्सपोजर का काम होना चाहिए।
दूसरी बात यह है कि इसका छिलके के अंदर जो अफादियत है वो हम ज़ाया नहीं कर सकते। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं छिलका उतार के खाना चाहिए। वो है ही गलत है, क्योंकि फाइबर जो है मेनली है ही छिलके में। तो अगर छिलका उतार दिया तो अंदर की तो फोक टाइप खाने का कोई फ़ायदा नहीं है सच। तो आपने ये करना है कि एक तो छिलके के साथ खाएं, मोटे मोटे स्लाइसेस करके, वैसे तो होल लेना बेहतर है लेकिन बहुत छोटे करके इसको ना लें। अगर आपने इसको लाइक फ्रिज में काट के रखना है तो तभी कवर करके रखें, क्योंकि ताकि आपका जितना ज़्यादा एयर से कांटेक्ट होगा उतने ज़्यादा इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन सी है, वो बहुत सेंसिटिव विटामिन होता है कि आप फ़ौरन से जो है ना हीट से या इस तरह की चीज़ों से, एयर के एक्सपोजर से वो ज़ाया हो जाता है। सो हमें उसको बचाने के लिए इसको कवर्ड रखें और काटने में मतलब लाइक परहेज़ करें कि ना ही काटें। इस वक्त हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद है, लाहौर से सबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी सबा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे डॉक्टर मीठी से बात करनी है कि मेरे चेहरे में बाल भी हैं बहुत ज़्यादा, और ना वो पिंपल्स के ना निशान भी हैं। ठीक है, ठीक है जी, तो उसके लिए कोई आसान और डॉक्टर उनका मुझे नंबर मिल जाएगा, और या फिर आप मेरा नंबर वहाँ तक दे देंगे डॉक्टर? जी सबा, आपा का नंबर जो है ना वो हमारे पास है, आपका नंबर हमने नोट कर लिया है, वो दे देंगे आपा को। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा आपा, आप मुझे बता देंगे, दोनों ही क्वेश्चंस मैं आप ही से पूछ लेती हूँ। एक तो मिसबा ने कहा कज़न की शादी है 1 महीने के बाद, बट हार्मोन्स इशू है उसे, तो क्या किया जाए? अच्छा देखिए, उसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि हार्मोन इशू कौन सा है, उसका कौन सा हार्मोन्स जो है जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इसके लिए FSH, LH, प्रोलैक्टिन, तो टेस्टोस्टेरोन, ये सारे ना मतलब कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के कोई भी अगर नुस्खा बताया जाए बजाय फ़ायदे के उसको नुकसान हो सकता है। अब उनके पास सिर्फ 1 महीना है, और हार्मोन्स का कभी भी इलाज 1-2 महीने का नहीं होता है। उसको सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 6 महीने से साल लगते हैं। बिल्कुल। तो अगर वो कोई घर का नुस्खा करना चाहती हैं तो हकीम मोहम्मद सईद का जो नुस्खा है वो मैं सबको बताती हूँ, इनको भी बता रही हूँ। वो है साबित इस्पागोल, कलौंजी, मेथी, अजवाइन। साबित इस्पागोल, कलौंजी, मेथी, अजवाइन। साबित इस्पागोल को बिल्कुल भी नहीं पीसना, हाँ ये बाकी तीनों चीज़ों को मोटा सा कूट लेना है। फिर एज के हिसाब से, अगर एज उनकी 20 से नीचे है और वो ओबीज भी नहीं है, ओबेसिटी के हिसाब नहीं है, तो 1/4 टीस्पून दिन में 2 बार खाएं। उसके 1 घंटे बाद नाश्ता करें और 1 घंटे की वॉक लाजमी करना है, और तकरीबन 3 लीटर पानी पीना है। तो आप देखेंगे इससे उनको, अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 1 महीने में भी फर्क पड़ सकता है इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरी पेशेंट थी, जी बिल्कुल, जो दूसरी जी वो कह रही थी कि उनके अनवांटेड हेयर है, तो इसमें भी हार्मोन्स इन्वॉल्व्ड हैं। इसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल माइट भी कि वो बढ़ गया हो या जेनेटिक भी हो, तो उसके लिए इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी ज़रूरी है, उसका इलाज भी ज़रूरी है। उसके साथ अगर आप घर में करना चाहें तो सिंगल रेमेडी है मेथी। मेथी को पहले पानी में भिगोएं, फिर उसको बिल्कुल क्रीम बना लें। जब वो क्रीम बना लें तो आप बालों जहाँ अनवांटेड हेयर है वहाँ लगा लें। उसके बाद उसको हल्का हल्का झाड़ लें। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी है, वो है देसी मुर्गी की चर्बी। अच्छा, देसी मुर्गी की चर्बी आप, हाँ जी बिल्कुल, बहुत इफेक्टिव है। आपने करना क्या है, आपने पानी में डाल के उसको उबालना है। उसको जैसे आग पे पकाना नहीं है। जब हम उसको पानी के साथ उबालेंगे तो जब पानी गर्म होगा, हीट बढ़ेगा, तो चर्बी पिघलने लगेगी। जो पिघल जाएगी वो ही आपकी दवा है। उसको आप जो है उसको अलग कर लें, उस तेल को अलग कर लें। जिनके भी अनवांटेड हेयर आते हैं, साफ करने के बाद, साफ आप किसी तरह भी करें, आप वैक्स कराएं, लेज़र कराएं, उसके बाद अगर आपने ये लगाना शुरू किया तो ये आपके पोर्स बंद कर देता है, आपके बालों की अफजाइश को रोक देता है। ज़बरदस्त। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम हार्मोनल इलाज करा लेते हैं, मगर जो है वो बाल जो आ गए वो जाते नहीं, तो इससे जो है बाल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। चलिए ज़बरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आपने बता दी। अच्छा सिद्रा, ये जब चूँकि नाशपाती से रिलेटेड बात हो रही है, तो कुछ लोग ऐसे भी क्या पाए जाते हैं जिनको नाशपाती से एलर्जी होती हो, मतलब जिसको किसी मौसमी फल से, और जिस तरह से नाशपाती का सीज़न चल रहा है, एलर्जी अगर इशू हो तो फिर क्या करना चाहिए? किस तरह से पता चलता है कि आपको एलर्जी इशू है? अच्छा, बेसिकली ये कि फलों से एलर्जी बहुत कम होती है। मतलब और चीज़ें हैं जैसे अंडे की सफ़ेदी से हो सकती है, या पीनट से हो सकती है, नट से हो सकती है। फलों से आमतौर पे एलर्जी का। अच्छा, जिन लोगों को आजकल ऐसा है कि मसाने के अंदर गर्मी होती है बहुत ज़्यादा,
वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जिस तरह से अब जैसा मौसम चल रहा है इस तरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा सुनने में बिल्कुल, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर पानी की कंटेंट ज़्यादा है, तो आपका इवन कोई भी यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड मसला है तो पानी इसका इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। सो आप ये रोज़ाना 1 से 2 खाएँ, और पानी डेफिनेटली, अब पानी के अंदर ये नहीं कि आपने सिर्फ वाटर इटसेल्फ पानी नहीं है, और चीज़ें जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी कई ऐसे वाटरमेलन है उसके अंदर भी काफ़ी मिकदार में पानी होता है, वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल। असद कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी असद, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवत आपी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बात कीजिए। अच्छा, वो मैंने बिल्किस आपा से सवाल पूछना था। मेरी एज है 35 ईयर्स। ठीक है। तो वो मेरे पाँव के तलवे और एड़ियों में बड़ा पेन रहता है ये थोड़े दिनों से। अच्छा, आपका वजन कितना है असद? मेरा है 70। ओके, ठीक है ठीक है। एलर्जी वगैरह कुछ इस तरह से तो नहीं कि स्किन फट जाती हो या फिर आंवले निकल आते हो या कुछ इस तरह का मसला हो, बहुत ज़्यादा खारिश होती हो? पेन रहती है, एड़ियाँ दर्द शुरू होने, ये भी अभी रिसेंटली हुआ है। अच्छा, ठीक है। कोई काम करते हुए होता है या लेटते हैं जब सोते हैं तब भी आपको लगता है कि दर्द वहीं का वहीं खड़ा है? नहीं, थकावट हो जाती है ना सारा दिन, अगर मैं मतलब के काम करता हूँ तो थकावट के टाइम ऐसा हो जाता है, पहले नहीं था। चले, मैं असद पूछ लेती हूँ, आप मेरा भाई शो देखता रहिएगा। हमारा कौसर भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी कौसर, आप क्या बात करेंगी? जी कौसर, बात कीजिए, हम सुन सकते हैं आपको। जी, मुझे ना छइयां पड़ गई हैं, नाक पे और गालों पे काले काले धब्बे पड़ गए हैं। मैंने इलाज भी बहुत करवाया है, फिर भी नहीं उतारते। मैं बहुत परेशान हूँ इसलिए। कितने सालों से कौसर, कितने सालों से आपको ये छाइयों का मसला है? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से मसला है। शादी को हुए कितना टाइम हो गया आपकी? मेरी शादी को 10 साल हो गए, मेरी 30 साल उम्र है। ठीक है, अभी पूछ लेते हैं। थैंक यू कौसर, आपने हमें कॉल की। सबसे पहले तो सदफ का मसला है। सदफ कह रही हैं बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है और कब्ज़ का इशू जो इतना बचपन से और इतना स्वैर किस्म का है कि विदाउट मेडिसिन वो वॉशरूम नहीं जा सकती, क्या किया जाए? अच्छा, एक तो कब्ज़ के लिए हमें फ़ाइबर को बढ़ाना है। दूसरा ये कि आपने वही बात है कि फलों सब्जियों को ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे आजकल नाशपाती, आपने बताया इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा यूज़ करें। दूसरा ये कि अपना वॉशरूम जाने का भी एक टाइम फिक्स करें, मतलब ये कि जैसे लाइक मॉर्निंग है तो आपने चाहे ज़रूरत है यानी आप कुछ टाइम वहाँ पे गुजारना है, ठीक है। पानी का इंटेक अपना ज़्यादा बढ़ाएं, एटलीस्ट 2 लीटर्स ऑफ वाटर आप रोज़ाना इस्तेमाल करें। दूसरा है कि हेयर फॉल का वो बता रही है, बाज़ औक़ात ये होता है कि आयरन की डिफिशेंसी से भी बहुत ज़्यादा बाल उतरते हैं, खासतौर पर फीमेल्स के अंदर अक्सर हमें खून की कमी रहती है, तो उसके लिए आप अपना आयरन टेस्ट कराएं, सीरम फेरेटिन करवाएं। अगर HB कम है और आपका सीरम फेरेटिन जो आपके आयरन के बॉडी में स्टोर्स हैं वो कम है तो आपको डेफिनेटली अपने आयरन वाली चीज़ों को ज़्यादा लेना है, गोश्त का इस्तेमाल करें, और सब्जियां हरे पत्तों वाली सब्जियों के साथ आप विटामिन C लें, कोई लाइक स्कंजबीन का इस्तेमाल कर लें। आजकल तो वैसे भी स्कंजबीन बड़ी मज़े की लग रही है, नींबू भी है सीजन में। चाय बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि चाय जो है ना वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, ठीक है। सो ये है कि अगर आपने लेना भी है तो आप खाने के थोड़े गैप बाद ले सकते हैं, लेकिन खाना खाते साथ ही जो है, जैसे हम अक्सर नाश्ते में ही काम कर रहे होते हैं तो साथ साथ चाय पी रहे हैं, साथ साथ और चीज़ें, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो यानी कि थोड़ा सा वक्फा अंदर रखना चाहिए। अच्छा आपा, मुझे ये बताएं, असद ने, मेरे भाई ने जिस तरह से पूछा कि उसकी एड़ियों और तलवों में दर्द सा रहता है हर वक्त और बहुत ज़्यादा उसको ये थकावट और इशू है, और कौसर ने अपनी छाइयों का मसला पूछा है, इन दोनों का हल बताएं। जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। अगर एड़ी में दर्द हो रहा है और सुबह उठते ही आपकी एड़ी रखी नहीं जाती, आपको दर्द हो, तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, या कोई हड्डियों का मसला, या हील स्पर यानी कि आपकी हड्डी बढ़ रही हो, या यूरिक एसिड का बढ़ना। इन तीनों को इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसका इलाज मैं बता देती हूँ। यूरिक एसिड के लिए आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और अगर आपको शुगर नहीं है तो कच्चे आलू का रस सुबह उठ के 1 से 2 चम्मच पी लें, और वही कच्चे आलू जो है आप उस पर, जो एड़ी पे, उस पर थोड़ा सा रगड़े। आप यकीन करें, इससे ये हील स्पर के लिए भी बहुत अच्छा है, और साथ साथ अगर आपको यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो प्रोटीन का इस्तेमाल कम कर दें, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। और दूसरी बात कि अगर आपको पेन हो रहा है और आपको लग रहा है कि हड्डियों का कोई मसला है, पेन हो रहा है, तो आप हल्दी ले लें 1 चम्मच खाने का चूना ले लें, और 2 चम्मच सरसों का तेल ले लें। सरसों के तेल को गर्म करें
और ये 2 चीज़ें इसमें मिलाते ही आप अपना फ्राई पैन जिसमें पका रहे हैं उसको उतार लें। उतारने के बाद इसमें 1 अंडा, कच्चा अंडा फेंट के इसको जो है उसको आप रुई पे रखकर और काबिल बर्दाश्त गरम जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं आप जो है ये एड़ियों पे लगा के पट्टी बांध दें। ठीक है। आप यकीन करें आधे घंटे में अल्लाह के हुक्म से दर्द जो है वो सबसाइड हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब मेरी जिस बच्ची ने बात की थी छाइयों की जी, तो छाइयों के लिए मैं बता दूं कि छाइयों के लिए मेरा इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। हम नेचुरोपैथ मेरा जो तरीका है, किसी वजह से भी ऑक्सीजन की सप्लाई कहीं भी रुकी तो आपको छाइयाँ हो सकती। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, हार्मोनल रीजंस भी हैं, लीवर का सही फंक्शन ना करना भी है, आपका एनवायरनमेंट भी है, यूवी रेजेस भी हैं। मगर छाइयों को इन्वेस्टिगेट करने का तरीका जो मेरे टीचर ने बताया था वो मैं बता देती हूँ कि अगर आपको बटरफ्लाई पैच बन रहा है तो इसका जो डायरेक्ट लिंक होता है वो आपके ब्लड से होता है या आपकी किडनी से होता है। अगर आपकी छाइयाँ साइड पे बन रही हैं तो इसका मतलब है कि आपको कोई हार्ट का मसला हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का मसला हो सकता है। और अगर आपके यहाँ पर और ये वाला एरिया आपका डार्क हो रहा है तो इसका मतलब है बेली बटन यानी कि हमारे नाक जो है इसके नीचे के मसाइल हैं, उसमें हार्मोन्स भी आ जाते हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन भी आ जाता है। और अगर माथे पे छाइयाँ बन रही है तो उसका डायरेक्ट जो मेरे हिसाब से जो मेरा ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो ये है कि मैं मतलब कि कॉन्स्टिपेशन अगर बहुत ज़्यादा है, जैसे मेरी बहन ने कहा कि वो कुछ जब तक ना लें वो वॉशरूम नहीं जाती, तो उन लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ पर या स्प्लीन का कोई मसला है, तिल्ली का मसला है, तो उनके यहाँ छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि अंदरूनी जब तक इलाज नहीं कराएंगे तो एक्सटर्नल आप कुछ भी कर लें वो आपकी 3 सुपर लेयर तक ही रहेगी, आपकी डर्मिस से कभी भी ये नहीं जाएंगी। छाइयाँ डीट होती हैं मगर ये चली जाती और इसके लिए अब इनके 2 साल हाँ तो आप इंटरनल इलाज कराएं। एक्सटर्नली मैं बता देती हूँ, सबसे पहले अगर छाइयाँ पड़ जाएं इसके लिए बेहतरीन रेमेडी वर्स है जो ज़ाफ़रान ही की फैमिली से है। वर्स को आप जैतून के तेल में मिक्स करके रख लें। अगर इक्वल भी जैतून का तेल भी आपका मतलब सही होना चाहिए और वर्स भी सही होना चाहिए, दोनों को मिलाकर रख लें। मिलाकर रखने के बाद आप इसको जो जहाँ छाइयाँ हैं वहाँ रात को एज अ नाइट क्रीम लगाएं। सुबह उठ के सिर्फ आपने चेहरा धोने के बाद कच्चा दूध लगाना है और कच्चा दूध बकरी का लगाना है। अच्छा। तो उससे मैंने देखा है कि छाइयाँ जी बकरी का गोट्स मिल्क जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो दूध बहुत अच्छा होता है वो ऊँटनी का होता है। ऊँटनी का दूध बहुत अच्छा होता है। अगर इसमें से आपको कोई मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल करें तो और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कराएं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। एक और चीज़ है, खुबानी बहुत अच्छी होती है कि खुबानी को दूध में भिगो दें और उसका इस्तेमाल करें। ये छोटी ये रेमेडीज आप देखने में और सुनने में बहुत छोटी लगती हैं मगर बहुत इफेक्टिव ज़्यादा है। अगर मुस्तकिल मिजाजी से बहुत अगर इसको मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए तो फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, मिसेस अहमद इस वक्त कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले उनसे बात करते हैं। जी मिसेस अहमद, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा ये है कि मेरा 70 kg वेट है तो मैं उसको लूज करना चाहती हूँ। और उम्र कितनी है मिसेस अहमद? मेरी है 34 है। 34। और मेरी मेन मसला ये है कि मैं वॉक नहीं कर सकती, मेरी रीढ़ की हड्डी में पेन रहता है, मैं ज्यादा चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती। और ये रीढ़ की हड्डी का दर्द कब से है आपको? ये तकरीबन सिजेरियन होने के बाद से ही स्टार्ट हुआ है। मेरे माशाल्लाह 3 बेबी हैं। ठीक है, तो चलिए मिसेस अहमद ये अभी जान लेते। थैंक यू। शाइस्ता कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। शाइस्ता बताइएगा क्या जानना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे एक्चुअली हार्मोन का प्रॉब्लम है और मेरा वेट जो है वो 70 kg तक है, तो मैं वेट भी कम लूज करना चाह रही हूँ, मैं कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा। तो मेरे ना अनवांटेड हेयर है उन फेस पे, ठीक है, तो मुझे प्लीज डॉक्टर से बात ठीक है। थैंक यू सो मच शाइस्ता। शाइस्ता आप हमारा शो रिपीट में देखिएगा, आपा ने बड़ा तफसील से इन सारी चीज़ों के ऊपर बताया हुआ है। सोबिया कॉलर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी सोबिया जल्दी से। चलिए सोबिया तो हमारे साथ मौजूद नहीं है। अच्छा जल्दी से हम पूछ लेते हैं, पहले आपा से ही आपस की तरफ मैं जाती हूँ। लेकिन ये जो मिसेस अहमद ने पूछा है, सदरा 34 ईयर्स इनकी एज है, 70 किलो वजन है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, वॉक नहीं करना चाहती मगर वेट अपना लूज करना चाहती हैं।
बेसिकली ये कि उन्होंने अपनी हाइट वैसे नहीं बताई, मैं पूछना चाह रही थी, तो हमें उससे अंदाज़ा होता है कि कितना होना चाहिए। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, इसलिए जल्दी जल्दी हमें अच्छा, अब उन्हें ये करना है कि अपनी खुराक के अंदर से ना निशास्ता थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम कर दें। मतलब ये कि अगर चावल का इस्तेमाल है, पूरी प्लेट खाती हैं तो आधी कर दें, ठीक है। और इसके अलावा रोटी है, या बाज़ औक़ात हम ऐसे कि हिडन सोर्सेज से भी एनर्जी ले रहे होते हैं। जैसे अक्सर मदर्स जो हैं वो ये करती हैं कि बच्चों का थोड़ा बहुत बच्चा कुछ खा लिया, ठीक है। ये तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चल रही, लेकिन इवेंचुअली जा तो आपके पेट में रही हैं और आपकी कैलोरीज तो आपको दे रही हैं। दूसरा आपने ये करना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं। मतलब ये कि इतना लंबा गैप लेकर आएंगे तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़रा स्लो हो जाता है। तो आपने सुबह नाश्ता अर्ली कर लिया, फिर 11 o'clock के करीब एक फ्रूट ले लें स्नैक के तौर पे, तो दोपहर को खाना खा लें। दूसरा है कि सैलड का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन को बढ़ाएं, क्योंकि जब हम वज़न कम करना चाह रहे होते हैं तो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़रा बढ़ जाती है। ओके, ये तो प्रोटीन हमें किससे मिलता है कि गोश्त वगैरह से मिलता है, या चने लोबिया वगैरह से मिलता है। अब आपने ये करना है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाने, चिकनाई वाली चीज़ें कम खानी है, और अपनी डाइट के अंदर फाइबर का इस्तेमाल, बिल्कुल फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, चिकनाई को कम करना है। आप जल्दी से नाशपाती जो लोग नहीं खाते, और मेरे लिए स्पेशली नाशपाती से रिलेटेड कोई भी एक मैसेज जो आप देना चाहें कि जी नाशपाती क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए, जो डिप्रेशन टेंशन से बचना चाहते हैं, अपने दिल को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनके लिए नाशपाती जो है, क्योंकि आजकल के ज़माने में ये सब ज़्यादा है, तो उनको नाशपाती ज़रूर खाना चाहिए। और छोटा सा मैं उनको बताऊंगी जिनके कमर में दर्द है, और उसके लिए कि तंबाकू के पत्ते और अजवाइन लेके ना उसके पोटली बना के आप पानी में डिप करें, उसमें बैठा करें, स्टीम लिया करें, उससे वेट भी कम होगा और उससे उनका दर्द भी कम होगा इंशाल्लाह। चलिए, इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का भी इख्तिताम हो गया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्किस साहब ने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। सिद्रा इम्तियाज़, थैंक यू सो मच, आप भी यहाँ पर हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लेकर आई। मुझे इजाज़त दीजिए। आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर फेसबुक पेज दोनों पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।